हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर बेहतर कर रहे होंगे। आइए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले कल के प्रश्न का उत्तर हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कौन कौन से होते हैं? सभी बच्चों को ये प्रश्न आना चाहिए। जी, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। कितनी संख्या है इनकी? तो 11 है। याद रखिएगा आप सभी। हिंदी में कुल व्यंजन की संख्या पूछे तो कितने होते हैं? 40। कुल व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? 40। अगर पूछता है कौन कौन से, तो 25 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन है। कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन, जो कि होता है क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। ठीक, 25 संयुक्त व्यंजन है। 4 अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन 4 जो है ऊष्म व्यंजन है। 2 आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो ये 4 आपका उसमें है, इसे भी लिख लीजिए। और 4 आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, व्यंजन। और एक होता है आपका, क्या होता है? विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन, जो कि अभी जुड़ा है। विशिष्ट व्यंजन, ये है विशिष्ट व्यंजन। आप हिंदी मानकीकरण की जो वेबसाइट है, अगर वहां आप देखेंगे, अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछे तो कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं। याद रखिएगा। बहुत से बच्चों को अभी नहीं पता है तो वो कहते हैं कि सिर्फ 52 है, 53 कहाँ से हो गया है? तो हिंदी मानकीकरण की जो वेबसाइट है वहां जाकर आप देख सकते हैं, अगर जिनको विश्वास नहीं है। जितने भी बच्चे नए हैं वो सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप सभी को डेली क्लास की जो पीडीएफ है मिल जाएगी। चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। और वहां का पहला प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? यूपीएसआई 2017 का प्रीवियस ईयर है ये। भाषा कहते हैं, बोली कहते हैं, व्याकरण कहते हैं या फिर लिपि कहते हैं? तो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो लिपि कहते हैं। इसका उत्तर जो है डी ऑप्शन सही है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम क्या है? संस्कृत के बाद डैश स्थान है और के बाद भी डैश है। तो आपको बताना है कि लौकिक संस्कृत के बाद और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम क्या है? रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है ये आपके लिए। सबसे पहले आप सभी इसका क्रम देखेंगे क्या है। सबसे पहले तो आपकी ये लौकिक संस्कृत है। क्या है? लौकिक संस्कृत। उसके बाद क्या है? पाली। पाली, पाली के बाद है प्राकृत। प्राकृत, प्राकृत के बाद है अपभ्रंश। अपभ्रंश, उसके बाद है हिंदी। तो अब आप सभी बताइए कि लौकिक संस्कृत के बाद क्या आएगी? तो यहाँ पर पाली होगी। क्या होगी? पाली। पाली के बाद क्या है? तो प्राकृत है। क्या है? प्राकृत। अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो आपको उचित विकास क्रम बताना है, तो जो रिक्त स्थान है वहां पर पाली और प्राकृत होगा। इसका आंसर जो है डी वाला विकल्प सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान से स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा। तो स का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो स का ही उच्चारण स्थान जो है तालु होता है। याद रखिएगा, जो ये षटकोण वाला स है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा या फिर मूर्धन्य कह सकते हैं। मूर्धन्य ये होता है। और इस स का उच्चारण स्थान जो है दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। तो याद रखेंगे आप सभी तीनों स के उच्चारण स्थान को। चलिए, अगला प्रश्न है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। तो कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। कौन सा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ।
अब आप सभी को बताना है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन। ए और ए का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ तालव्य होता है। ओ और अ का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठोष्ठ होता है। कंठोष्ठ याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, याद रखेंगे इसे भी आप सभी। चलिए अगला प्रश्न है, गवैया शब्द क्या है? यूपीएसआई 2021। आज ज्यादातर प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से हैं, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, तद्भव है या फिर विदेशज शब्द है? तो गवैया जो है ये तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम पूछ तो इसका तत्सम जो है गायक होता है। क्या होता है? गायक। तद्भव पूछा है तो गवैया होता है। ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए अगला प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? कारक के भेद पूछिए तो कितने हैं? 8 होते हैं। तो से या के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? अधिकरण का, करण का, संप्रदान का, अपादान का। वीडियो 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो अधिकरण का अगर आपसे पूछता है क्या होता है तो से होता है। करण का जो कारक परसर्ग है अगर पूछता है कि क्या होता है तो आप बताइए। संप्रदान का क्या होता है? तो को होता है। के लिए होता है। के लिए। अपादान का पूछता है क्या होता है तो यहाँ से होता है। अधिकरण का क्या होता है तो सॉरी यहाँ में और पर होता है। में, पे और पर होते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी। अधिकरण में पे और पर होते हैं। संप्रदान में को के लिए और अपादान में से होता है। से के संदर्भ में कई सारे जैसे डर के भाव में भी अलगाव होता है। डर के भाव में, तुलना में, तुलना और समानता और समानता, इन सभी में अलगाव का भाव जहां हो, जैसे राम सीता से सुंदर है तो यहाँ पर अपादान होगा। ठीक, याद रखेंगे आप सभी। अपादान होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे सीमा कुत्ते से डरती है तो यहाँ डर के भाव में अलगाव हो रहा है तो क्या होगा? अपादान होगा। आपसे पूछा है से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है तो वो करण का है। किसका है? करण का, जो कि आप सभी को बताना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बचत, हानि, वचन या फिर प्यास? तो यहाँ पर वचन शब्द जो है ये पुल्लिंग है, बाकी के तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है? मीरा गाना गाती है, राजू पत्र लिखता है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, गाय घास खाती है। तो सकर्मक क्या होता है? जहां का कर्म का होना पाया जाए वहां पर सकर्मक क्रिया होती है और जहां पर कोई कर्म ना हो रहा हो वहां पर अकर्मक क्रिया हो। तो अगर आपसे यहाँ प्रश्न पूछता है मीरा क्या गाती है तो गाना गाती है, आपको उत्तर मिल रहा है। राजू क्या लिखता है तो पत्र लिखता है। और गाय क्या खाती है तो गाय घास खाती है। कुतुब मीनार कहाँ है तो दिल्ली में है। अगर पूछता कुतुब मीनार क्या है तो इसका आपको उत्तर नहीं मिल रहा है तो यहाँ क्या है? अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधायुग। अयोध्या प्रसाद हरिऔध की रचना जो है प्रिय प्रवास है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीपी 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। प्रथम महाकाव्य याद रखेंगे आप सभी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो प्रिय प्रवास है। झरना किसकी रचना है तो ये जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की। प्रेम प्रलाप अगर एग्जाम में पूछता है कि प्रेम प्रलाप किस कवि की रचना है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखेंगे। अंधा युग किसकी है तो धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती। और ठंडा लोहा किस कवि की रचना है बताइएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो धड़ाक का प्रत्यय बताना है आप सभी को। तो धड़ाक में जो है आक प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? आक। धड़ इसका मूल शब्द है, आक प्रत्यय लगने से ये धड़ाक शब्द बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? वहां, धन्य धन्य, यहाँ वहां, जहां जहां। तो विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह बताना है आपको कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। धन्य धन्य जो है विस्मयादि बोधक का अव्यय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या फिर संदेहवाचक। तो आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे कितने होते हैं? तो सदैव 8 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है इच्छावाचक वाक्य है कि ये हमारी इच्छा है कि हम कह रहे हैं कि आप सदा सत्य बोलिए। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, जिनमें से 4 लिखे हुए हैं, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और संदेहवाचक। इसके साथ ही एक होता है विधिवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, एक होता है निषेधवाचक, निषेधवाचक, एक कौन सा होता है आप सभी बताइए? विस्मयवाचक होगा, ठीक। कौन सा? विस्मय, जो कि छूटा था। तो ध्यान रखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? 8 होते हैं। आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक और विस्मयवाचक। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन बताइए। महीने होगा। आप सभी को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो जो बी वाला ऑप्शन है सही है। महीना का अनेक वचन जो है महीने होगा। अनेक वचन मतलब होता है बहुवचन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरों की बात में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप होगा, उपकारी होगा, आक्षेप होगा, दूरदर्शी। तो दूसरों की बात में जो दखल देता है उसे क्या कहते हैं? हस्तक्षेप। कि आप हमारी बात में दखल ना दीजिए या फिर हस्तक्षेप ना कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी शब्दों में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? तो अलमारी, तौलिया, पादरी, ये तीनों जो हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो ऑप्शन ए बचता है, तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। अगर पूछता है बिस्कुट किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तो फ्रेंच भाषा का। तो याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिखित का विलोम शब्द क्या है? यूपीएसआई 2021 का प्रीवियस ईयर है। तो लिखित का विलोम बताना है तो मौखिक होगा। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम से ही है, सुप्त का विलोम शब्द क्या है? विक्षुब्ध है, जागृत है, सभ्य है या फिर सुप्त है? तो सुप्त का विलोम जो होगा जागृत होगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है आपका, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, शिव मंगल सिंह सुमन की, भीष्म सैनी की। यूपीएसआई 2017 में ये प्रश्न आया था। भीष्म सैनी की रचना है तमस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे आप सभी इसे कि तमस किसकी रचना है। तो भीष्म सैनी की सन 1973 में साहित्य अकादमी आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिला था। किसको मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। याद रखेंगे आप सभी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में से कितनी स्त्रीलिंग शब्द हैं? कितनी नहीं है, कितने स्त्रीलिंग शब्द होगा? यूपीएसआई 2021 का ये। तो कितने होते हैं? तो 3 जो है इसमें से स्त्रीलिंग शब्द हैं। कितने हैं? 3। भाषा, बोली, राय ये स्त्रीलिंग है। विचार जो है ये पुल्लिंग शब्द है। और आपसे पूछा था कितने स्त्रीलिंग है, तो 3 जो है स्त्रीलिंग है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
भरपेट में कौन सा समास है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर द्विगु समास है? तो भरपेट में जो है अव्ययी भाव समास है। कैसा समास है? अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास की जो पहचान है, अगर पूछता है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और पूरा शब्द क्रिया विशेषण का काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? आप बताएंगे। बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं। बहुव्रीहि समास जो है क्या होता है? तो उसमें दोनों पद जो होते हैं किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तिथि, नीति, परिवार, मूर्ति। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला है। तिथि में थ में सदैव जो है छोटी की मात्रा होती है। बाकी नीति भी सही है, परिवार भी सही है और पूर्ति भी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो आप सभी को हिरण्य का पर्यायवाची बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो कंचन जो है हिरण का पर्यायवाची है। और इसके साथ ही जो मृग, मृग, सारंग, कुरंगम, क्या? कुरंगम, कुरंगम, ये सभी क्या होते हैं? हिरण के ही पर्यायवाची हैं। तो याद रखेंगे आप सभी, उम्मीद है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। यूपी पीसीएल परीक्षा 2018 का है ये प्रश्न। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप जो होता है ग्राम होता है। अगला प्रश्न है। 8 अध्याय है जिसमें यह किस प्रकार का उदाहरण है? द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का या फिर बहुव्रीहि समास? तो 8 अध्याय है जिसमें वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला प्रश्न है। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? मिश्रित शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है या फिर यौगिक? तो रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं कि जिन्हें अलग करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले? जैसे नल शब्द है, आप इन्हें अलग करेंगे तो इनका कोई सार्थक खंड न बने तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। तो याद रखिएगा। योग रूढ़ अगर पूछता है किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो या दो से अधिक शब्द से बनते हैं, लेकिन वे सदैव किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, की तरफ इशारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज, तो पंकज जो है ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। ठीक। और पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल। क्या होता है? कमल होता है। तो याद रखेंगे आप सभी, जो दो या दो अधिक शब्द से बनते हैं लेकिन वे किसी तीसरे विशेष अर्थ की तरफ इशारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। इन शब्दों के हर भाग का अपना अर्थ होता है। हर भाग जो होते हैं उनका अपना अर्थ होता है। जैसे डाकघर, डाकघर, आप इन्हें अलग करेंगे तो इनका डाक और घर अलग होने पे दोनों के अर्थ निकलते हैं। पुस्तकालय, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, इसे अगर दो खंड में करेंगे तो पुस्तक धन आलय होगा। पुस्तक धन आलय, तो दोनों के अपने आलय अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? यौगिक है। तो पंकज, जलद जो है ये योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो सदैव बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं, इन्हें याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है। चौमासा में समास है, कर्मधारय है, द्विगु है, तत्पुरुष है या फिर द्विगु है, यहाँ द्वंद्व है। तो चौमासा में आपको समास बताना है। तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। अज्ञेय को, अमृत राय को, माखनलाल चतुर्वेदी को या फिर भगवती चरण
वर्मा को। तो सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसके लिए? तो हिम तरंगिणी के लिए। याद रखेंगे। और इनकी रचनाएं हिम किरीटनी वो भी महत्वपूर्ण है, उसे भी आप सभी याद रखेंगे। चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आप सभी को। तो चांद पे थूकना मुहावरे का अर्थ होता है महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची जो है दुर्गा होगा। क्या होगा? दुर्गा होगा। ऑप्शन डी जो है ये सही है। याद रखेंगे आप सभी। इसके साथ ही इंदिरा, कमला, पद्मा ये भी दुर्गा की पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो लाख लाख, भीतर, कुक्कुर या फिर कोयल। तो कुक्कुर जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव पूछे तो क्या होता है? ता होता है। अगला प्रश्न है आपका, पंडित का विलोम शब्द क्या है? तो पंडित का विलोम जो होगा मूर्ख होगा। क्या होगा? मूर्ख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाग बाग होना मुहावरे का कौन सा अर्थ है? तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है अति प्रसन्न होना। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहेंगे। तो जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे? निर्मम। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? यहाँ पर प्लस होगा, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। तो आप सभी बताइए सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। तो सूर्य और उदय होता है, सूर्य धन उदय का संधि विच्छेद जो है सूर्योदय होता है। सूर्योदय में कौन सी संधि है आप बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निर्बल का विलोम शब्द है। तो निर्बल का विलोम शब्द जो है सबल होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। आपको बताना है कि किस ऑप्शन में स्वर्गीय सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, स्वर्गीय। इसे ध्यान रखेंगे आप सभी कि कैसे लिखा जाता है, स्वर्गीय। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? प्राकथन है, प्रस्तावना है, आगार है, पृष्ठपेषण है। तो एक बार कही बात को बार बार दोहराते रहने को क्या कहते हैं? पृष्ठपोषण। अगला प्रश्न है आपका, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर का, सूरदास का, जयसी का या फिर तुलसीदास का। तो बीजक जो है ये कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है, जिसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? साखी, शबद और रामायणी। तो याद रखेंगे आप सभी। मलिक मोहम्मद जैसी की एक रचना है पद्मावत। पद्मावत जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अखरावट है, अखरावट। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जैसी की। तो इसलिए आप सभी याद रखेंगे। 40 में से कितने प्रश्न आप सभी ने सही किए हैं जरूर बताइएगा। आज के लिए आपका होमवर्क है कि इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं, शरहपा हैं, स्वयंभू हैं, भारतेंदु हैं। तो आंसर दीजिएगा आप सभी इसका कि क्या होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो शेयर जरूर कर दीजिए। कल फिर हम सब 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।